नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं हूं डॉक्टर सपन संधू। बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे जिस पे है आपको बहुत ज्यादा विश्वास, चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु। आपका वो साथी, वो हमसफर जिसने आपका घर लेने का सपना किया है साकार और आपके इस सफर पे हर कदम पर रहा है आपके साथ। हमें बहुत सारी ईमेल्स आई, बहुत सारे मैसेजेस आए। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का ये था कि हाँ, हमने घर तो लेना है, हमने प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन किसी वजह से फाइनेंसेस इतने नहीं हैं, पैसे इतने अरेंज नहीं कर पा रहे, तो बताएं क्या करें। कोई बात नहीं, चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु है ना, हम आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड हर प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और इसीलिए आज हमने बुलाए हैं अपने पास एक एक्सपर्ट, राजेंद्र जी। नमस्ते राजेंद्र जी। नमस्कार मैम। आपका चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। राजेंद्र जी के बारे में बता दूं कि ये HDFC बैंक में सेल्स ऑफिसर हैं, लोन डिपार्टमेंट में। अच्छा राजेंद्र जी, जब हम बात करते हैं घर लेने की, कोई प्लॉट लेने की या कोई फ्लैट लेने की, तो सबसे पहले जहन में ये सवाल आता है कि हमारे पास पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, फाइनेंसिस की कमी है। तो अब वो जमाना तो रहा नहीं कि गाँव गए, चाचा से दादा से मांग लिए। आजकल हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो एक विचार जहन में ये आता है कि हम किसी बैंक में वॉक इन करें और वहां से बैंक की जो प्रोविजन है लोन की वो लें। आप बताएं, क्योंकि आप बैंक से रिलेटेड हैं, लोन्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, कि क्या ये जहन में आना सही है? ये लोन जो है बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, बस हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हमें कुछ फॉलो करना, चीज़ हमें देखनी है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। जैसे आपका बेस होता है कि आपका, जैसे आप प्रोफाइल क्या है आपका, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। जैसे सैलरीड केसेस में क्या होता है कि हमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, जैसे बंदे का रेजिडेंस प्रूफ, पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड और उसका फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप आसानी से ये लोन को अवेल कर सकते हैं। अच्छा राजेंद्र जी, आप मुझे बताएं कि सपोज कि मैंने जहन में सोच लिया कि मुझे एक 50 लाख का फ्लैट लेना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके बैंक के अंदर कदम रखा, आपके पास में आई। तो मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मेरी अराउंड 50,000 रुपया महीना तनख्वाह आती है। तो आप मुझे बताएं कि मुझे कौन कौन से पेन डाउन करके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और मुझे कितना लोन मिल सकेगा और क्या प्रोसीजर रहेगा ये सब? डॉक्यूमेंट्स तो आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ हमें और कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपकी इनकम क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है। ये चीज़ अगर आप सामने वाले बंदे को बताओगे तो कस्टमर को हमें हेल्प करना सा इजी रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैलरी क्लास के लिए हमें आपका सैलरी स्लिप देखते हैं। बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है कि हमें कस्टमर की जो सैलरी स्लिप होती है उसका हमें देखना है कि उसकी बेसिक सैलरी क्या आ रही है, ठीक है। और उस सैलरी का हम मैक्सिमम 50% हम उसका उठाते हैं कि वो हमें EMI पे कर सकता है। उसके साथ हमें एक चीज़ ये भी देखनी है कि उसकी मंथली उसके लोन और उसके अलावा कौन से लोन चल रहे हैं। हमारा बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि एक कस्टमर की 50,000 रुपये सैलरी है, तो मैं हूँ, मेरी 50,000 सैलरी है, आप मुझे 25,000 तक लोन दे सकते हैं। हम आपको 25,000 तक लोन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका कोई एक एग्जिस्टिंग लोन है जो आपका ऑलरेडी चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपको कोई पर्सनल लोन चल रहा है जिसकी EMI आपकी 10,000 पे जा रही है। हाँ, हो सकता है मैंने गाड़ी ली हो और उसका लोन चल रहा हो, तो फिर 10,000 और कम हो जाएगा। वो 10,000 और कम हो जाएगा। तो आपका जैसे 25,000 आपकी पेइंग कैपेसिटी बनी, तो आपका वो 10,000 माइनस करके आपका 15,000 रह जाएगा। और 15,000 के हिसाब से करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप 20 लाख लोन के लिए एलिजिबल होंगे आपको। और इसका मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है सैलरी का, ये सब्जेक्ट टू आपकी एज होता है। जैसे आपकी एज मान लीजिए 30 साल है तो आपको मैक्सिमम 30 साल के लिए आपको लोन मिल सकता है, ठीक है जी। बट यहीं पे अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन को हम मैक्सिमम 15 ईयर्स के लिए करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको 15 ईयर्स के लिए उसका एलिजिबल होगा वो बंदा। और सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे आपको मैंने सैलरी क्लास का बताया कि कुछ हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो बिजनेसमैन के लिए हमें वही सैलरी के अलावा आपका रिटर्न्स उसमें आपकी जरूरी होती है। क्योंकि अगर मैं कोई दुकानदार हूँ या सपोज के मेरी कोई ग्रोसरी स्टोर है या मेरा कोई और बिजनेस है, तो उसकी मुझे सैलरी क्या दिखाना पड़ता है फिर? बैंक की स्टेटमेंट्स? उसके लिए आपको रिटर्न्स और बैंक की स्टेटमेंट जरूरी है, क्योंकि बिजनेसमैन के पास सैलरी स्लिप नहीं होगी, क्योंकि सैलरी हमें एम्प्लॉयर इशू करता है और बिजनेसमैन जो होता है वो रिटर्न्स अपनी खुद फाइल करता है। तो क्या होता है कि उसका हमें रिटर्न्स हमें देखनी होती है कि उसने कितने की रिटर्न्स भरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैलरी केस में हम 50% देखते हैं कि बंदे की सैलरी का जो 50% लेते हैं, दे सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि हमें देखना है कि बंदे की रिटर्न कितने की है। अब इसमें हम मान सकते हैं कि मान लीजिए एक बंदे की अगर 4 लाख की रिटर्न है
तो हम उसको into 4 करके करते हैं। ओके। हाँ, जैसे बंदे का अगर 4 लाख का उसका रिटर्न है तो हम उसको मैक्सिमम 16 लाख का हम लोन दे सकते हैं। वो बेस्ड ऑन प्रोफाइल है, वो into 5 करके हम 20 लाख भी दे सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल केसेस का कोई भी, जैसे आपका कोई अलग केस हो सकता है, मेरा अलग है, कोई बिजनेस कैटेगरी का है उसका अलग है, लेकिन हर एक सिनेरियो के लिए आपके पास कुछ फॉर्म्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगे, और अगर उनको हम फुलफिल करते हैं तो बैंक हमारी मदद करता है लोन लेने के लिए। अच्छा, जब हमने कहा कि मैं आपके पास आई, मुझे 50,000 मेरी सैलरी है और आपने कहा कि मुझे अराउंड 25,000 मिल जाएगा, मेरे कोई गाड़ी नहीं है लोन पे, कुछ और प्रीवियस लोन नहीं है, तो ये बताएं कि जो पूरा प्रोसेस है इसको कितना टाइम लगेगा? सपोज कि आज मैं बैंक में एंटर कर गई हूँ, क्या इसमें महीनों लग जाएंगे कि साल लग जाएगा? नहीं मैम, नहीं, यहीं पे तो हमारा रोल शुरू होता है। हम आपकी यहीं पे हेल्प करते हैं कि अगर आप जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं अगर वो टाइम से पूरे कर देते हैं तो ये प्रोसेस हार्डली 8 से 10 दिन का प्रोसेस है। अच्छा। हाँ, आपका 8 से 10 दिन आपका सैंक्शन होने में लग जाता है, और बाद में फिर आप अगर आप प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मेरे को इनिशियली बता देते हैं तो हम उस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई इनिशियल स्टेज पे करा लेते हैं। अच्छा। बट अगर आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि आप अपना फाइनेंस करवाइए और प्रॉपर्टी आप लेटर ऑन फाइनल कीजिए, उसके बाद क्या आता है कि हम प्रॉपर्टी का टेक्निकल, लीगल और टेक्निकल इनिशिएट करते हैं। ये मुझे आपकी बात थोड़ा सा, इसको मैं और इलेबोरेट करूंगी कि 2 केसेस हो सकते हैं। एक ये है कि मैंने ABC किसी फलां सोसाइटी में फ्लैट देख लिया है, उसका मुझे पता है कि मुझे उस पे 50 लाख चाहिए उसका टोटल डाल के, ठीक है। और एक ये हो सकता है कि मैंने आज सोचा है कि मुझे एक फ्लैट या एक घर लेना है, और लेकिन मेरा बजट होगा सिर्फ 50 लाख, लगने दोनों में 50 लाख है, तो उस दोनों केसेस में क्या सिनेरियो अलग होगा जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसमें आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स चाहिए होंगी? या मैम बिल्कुल, अगर आप हमें इनिशियल स्टेज पे जब आप लोन प्रोसेस करवा रहे हैं तब हम आपको प्रॉपर्टी के साथ में बता देते हो, तो हम क्या करते हैं कि आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो होता है तो वो साथ में हम इनिशिएट करके हम उसका लीगल एंड टेक्निकल पार्ट हम चेक करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है इस चीज के लिए। क्योंकि मैडम क्या होता है कि हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली आप लोन लेने के लिए कैपेबल हो, बट समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो कोई इसी जगह पे सिचुएटेड है जो कि एक नेगेटिव सेटअप के लिए मतलब होती है, जो जैसे बैंक उसको नेगेटिव उसमें प्रोस्पेक्टस में देखता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या है कि हमें लीगल एंड टेक्निकल पार्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सर, अगर बाई चांस कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो उसकी भी नॉलेज हमें मिल सकती है? बिल्कुल मैम, उसके लिए क्या होता है कि बैंक्स ने अपने पैनल पे एडवोकेट हायर्स किए होते हैं। अच्छा। जो कि आपको अपनी उन्होंने फीस चार्ज करते हैं, और आपका जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, जब आप उनको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं तो वो आपका लीगल एक बार चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, और उनकी एक प्रॉपर एक रिपोर्ट सबमिट होती है वहाँ पे। अच्छा। उस रिपोर्ट के बेस के ऊपर ही आपको लोन आपका डिसबर्स होता है। अगर उसमें नेगेटिव कोई शो कर दिया है कि हाँ कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, तो आपका सैंक्शन लोन है तब भी आपको वो चेक नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इसका मतलब कि बैंक सिर्फ हमें लोन लेने में मदद नहीं करता, लेकिन एक सच्चे साथी की तरह हमारे जो है ना वो इनसाइट भी हमें क्लियर करता है कि हाँ ये फलां प्रॉपर्टी ठीक नहीं है, इसके चंगुल में मत फंसिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्योंकि इसमें मैडम आप देखिए कि कस्टमर का बेनिफिट तो है ही है, बट आप देखिए कि बैंक भी अपना पैसा लगा रहा है, ठीक है जी। और बैंक कस्टमर को 20 लाख का लोन दे रहा है, तो बैंक को भी कल को ये ना कि अगर वो रीपेमेंट आएगा या नहीं आएगा, आप लगा के चलिए अगर उसका लीगल टेक्निकल में डिस्प्यूट है और बैंक उसको कल को कस्टमर को चेक इशू कर देता है, बट कल को उसमें कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर उसमें कस्टमर क्या होता है कि वो उस कंडीशन में नहीं हो पाता कि वो रीपेमेंट कर सके उसको इजीली, तो फिर वहाँ पे डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बैंक इस चीज़ को प्रॉपर्ली कंसिडर करके ही आपको आगे लोन का डिस्बर्समेंट करता है। ठीक है, सपोज कि मैं आपके पास आ गया, आपने मेरे सारे लीगल डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, मेरी जगह के डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, सब कुछ सही रहा, और जैसे हमने बात की कि अब मुझे 25,000 पर माह की किश्त आप मुझे लगा देंगे, तो ये जो EMI का प्रोसीजर होता है या किश्त लगने का प्रोसीजर होता है, ये कितना होता है कि मुझे 1 महीने में इतना ही देना है, और ये कितने साल आप जैसे बता रहे थे 30 साल 20 साल, ये थोड़ा डिटेल्स में बताएं। देखो मैडम, ये आपका बेस होगा कि आप सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर हम सैलरीड कस्टमर हैं तो अगर आपकी एज अलाउ कर रही है तो हम जा सकते हैं 30 साल तक, ठीक है ना। तो अब लेट्स से कि हमने एक प्रॉपर्टी ली
किसी जगह पे जो कि अभी कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है, जो कि जिसके लिए डेवलपमेंट हो रही है अभी। ओके। तो हमने मान लीजिए कि 25 लाख का लोन लिया, तो अभी क्या है कि कंस्ट्रक्शन लिंक है, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि उसको हम 25 का 25 वन शॉट में दे दें, क्योंकि उसका पता नहीं जब तक वो कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, ही नहीं है, पोजेशन ही नहीं है, तो आप भी नहीं देना चाहोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें बैंक आपको क्या हेल्प करता है कि आपको मान लीजिए कि उसने कंस्ट्रक्शन की, उसने एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया और उसकी उसने डिमांड रेज कर दी 5 लाख रुपया, तो आपको जो आप बैंक से डिमांड करेंगे अपनी सेल्स ऑफिसर के थ्रू कि मुझे बिल्डर की तरफ से डिमांड आई है कि मैं उसको 5 लाख रुपया मेरे को बिल्डर ने डिमांड किया है, तो उस केस में आपको बैंक 5 लाख की जो आपकी डिमांड होगी वो आपकी उसको बिल्डर को हैंड ओवर कर देगा उसका चेक बना के। बट उसमें क्या होगा कि उसमें भी वो टेक्निकल एक बार विजिट करेगा वहाँ पे कि वाकई बिल्डिंग बन रही है। अगर वहाँ 5 लाख की अगर वो डिमांड कर रहा है तो वो 5 लाख की उसकी टेक्निकल हुई है या नहीं हुई है। तो समटाइम्स क्या होता है कि बिल्डर डिमांड ज्यादा कर देता है लेकिन वहाँ पे टेक्निकल कम होता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए बिल्डर ने 5 लाख रुपया अगर मांगा है और हमें लगता है कि उसमें अभी कंस्ट्रक्शन 2.5 लाख की है या 3 लाख की है, तो उसमें हम 3 लाख ही डिस्बर्स करते हैं। ठीक है, और आपकी जो EMI शुरू होगी वो आपकी उसी डिस्बर्स अमाउंट पे ही शुरू होगी जो आपका डिस्बर्स हुआ है। 2.5 लाख रुपया हुआ है तो 2.5 लाख रुपया उसके साथ से आपकी होगी। तो कस्टमर को ऐसा नहीं है कि 25, ये तो बहुत बेनिफिट हो गया मुझे कि सपोज कि अगर मैंने 25 लाख का 50 लाख का देना है, लेना है, ओवरऑल सिनेरियो मेरा दिमाग में है कि मुझे 50 लाख का आपसे लोन लेना है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ 3 लाख या 5 लाख पर ही ब्याज देना पड़ेगा। मैम आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, या तो आप सिंपल इंटरेस्ट शुरू कर सकते हैं उस अमाउंट पे, या आप फुली EMI भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि आप EMI जब पे करेंगे आप फुली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ पे कीजिए, सो दैट कि आपका जब आप प्रिंसिपल पे करते हैं तो आपका धीरे धीरे आप उसको टैक्स उसके लिए एलिजिबल की स्लैब में भी आ जाते हैं आपको। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे करोगे तो आप टैक्स की उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि जो प्लेटफॉर्म है हमारा चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु, इसको हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टा पे हम हैं, आप हमें फॉलो करें। और जो भी आपकी कोई क्वेरीज हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई लोन से रिलेटेड, तो हम बैठे हैं ना आपकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा राजेंद्र जी, जो सैलरी वाला पर्सन है उसका सब कुछ तो आ गया, लेकिन जो होते हैं बिजनेस क्लास, उसमें कुछ एक अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है। सपोज कि मैं एक बिजनेस करती हूँ और मेरी ITR मैं 10 लाख भर रही हूँ, तो आप बताएं कि क्या मुझे फिर खुला डुल्ला लोन मिल जाएगा? यस मैम, 10 लाख की अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगर आपकी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बैंक कंसिडर करता है और कुछ नहीं करता है, अगर आपकी 10 लाख की जो आपकी इनकम है ये प्योरली अगर आप बिजनेस की शो कर रहे हो तो आप इजीली आप 10 लाख के हिसाब से आप लोन अवेल कर पाओगे आप। ठीक है जी। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं जो बैंक कंसिडर नहीं करता, जैसे कि हमें कुछ किसी बैंक से हमने क्या हमारा बैंक में पैसा पड़ा, मान लीजिए 50 लाख में पड़ा और उसका हमें कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे मान लीजिए 50,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, या हमारी कोई शेयर हमने शेयर मार्केट में हमने वो इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां से हमें उसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं। इसको अगर जैसे ही बंदे ने शेयर विड्रॉ किए या अपना बैंक का पैसा निकाल लिया तो उसमें क्या होता है कि फिर वो उसका नल एंड वाइड हो जाती है इनकम। तो ऐसी इनकम को हम कंसिडर नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपकी प्योरली बिजनेस से इनकम आ रही है, लेट्स से कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का आप काम कर रहे हैं और आप उसमें आपने प्योरली अपनी जो इनकम दिखाई है वो 10 लाख पे अपने मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से ही दिखाई है, तो हम उसको 10 लाख ही कंसिडर करेंगे। हाँ, बट अगर आप कंपोनेंट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किए अगर आप वो हैं तो फिर उसमें वो दिक्कत होती है, फिर वो हम उस हिसाब से कंसिडर नहीं करते। समटाइम्स क्या होता है कि कस्टमर, हमारे पास बहुत से कस्टमर आते हैं जो फोन पे बात करते हैं कि जी मेरी तो 10 लाख की रिटर्न है, तो मुझे तो आप बता रहे हो कि इंटू 4 करके होता है, तो मुझे तो 40 लाख का लोन आसानी से मिल जाएगा। तो क्या होता है कि बट जब वो रिटर्न्स हमारे पास लेके आता है तो वहाँ पे फिर वो दिक्कत होती है कि वहाँ पे वो जब हम उसके कंपोनेंट्स देखते हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट देखते हैं कि उसके जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर दिक्कत होती है। वहाँ पे क्या होता है कि बैंक फिर उन चीज़ों को कंसिडर नहीं कर पाता, और जो कि एक बंदा एक सोच के आता है कि जी मुझे 40 लाख का लोन मिल जाएगा, वहाँ पे वो घट के 15 या 20 लाख का या 30 लाख का, जो जिस हिसाब से उसने इनकम अपनी शो की होती है, सोर्स ऑफ इनकम दिखाया होता है, उस हिसाब से उसका लोन आगे अप्रूव करेंगे। मतलब कि जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है और उसको ITR के हिसाब से आप पूरा हिसाब किताब लगाकर फिर ही वो करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमें एक बिजनेस में कंटिन्यूटी हमें 3 साल की चाहिए। एक
कस्टमर कंटिन्यूअसली वो हमारा बिजनेस चल भी रहा है हाँ, कि ठप हाँ, हो गया ठप हो है गया है, या हमने हाँ, बंद कर दिया है, हाँ जी। क्योंकि बैंक की भी गारंटी है, बैंक का भी पैसा लगना है। बिल्कुल सही बात है तो आपकी। उसमें क्या रहता है कि कस्टमर का जो हमें एक एवरेज बिजनेस हमें चाहिए होता है, वो 3 साल की कंटिन्यूटी चाहिए होती है। जी। अब वो 3 साल की रिटर्न जो भर रहा है, हमें उसकी रिटर्न चाहिए, तो वो जो रिटर्न भर रहा है उसकी हम एवरेज काउंट करते हैं, उसका हम डिवाइडेड बाय 36 करके, जैसे उससे 3 साल की रिटर्न भरी, लेट्स से कि अगर वो 2-2 लाख की रिटर्न भर रहा है या 4 लाख की रिटर्न भर रहा है, तो उसको हम डिवाइडेड बाय 36 करेंगे, जो उसकी मंथली इनकम आएगी वो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि वो उसे हमें EMI पे कर सकता है उतनी अमाउंट की। वो मतलब कि अगर चाहे कोई बिजनेस वाला हो, चाहे कोई नौकरी वाला हो, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो बस बिंदास बिना किसी हिचकिचाहट के आपके पास आ जाए, आप बैठे अपना कैलकुलेटर लेके, हिसाब किताब लेकर, और आप मेरे और मेरे जैसे जो अनेक ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनका कि मन है कि ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि आपसे लोन लेना चाहते हैं, उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल मैम, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हेजिटेट होते हैं इस बात को लेके कि हाँ उनकी इनकम होती है, बट उनको इनकम होती है, लेकिन वो उनको पता नहीं होता कि अप्रोच कैसे करना है। जी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बैंक के अंदर आइए और हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो दिखाइए, तो हम आपको आपकी इनकम के असेस करके उस हिसाब से आपको लोन दे देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट असेस करने के लिए तो कोई चार्ज नहीं होता, तो आप हमें दिखाएंगे तो हम उसको देख के आपको बता देंगे जी कि आप इतने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको उसके में आप कंफर्ट हैं तो हम आपको आपका फर्दर प्रोसेस कर देंगे, और नहीं है तो हम आपको बता देंगे जी आप ये चीजें यूज करके आप इसको एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम लोगों को पता नहीं होता कि हाँ रिटर्न के अलावा, अब जैसे कस्टमर का कोई एक घर है जहाँ से उसको एक रेंट आ रहा है जो कि उसने अपनी रिटर्न में भी शो किया हुआ है, और उसमें उसने एग्रीमेंट बनाया है प्रॉपरली, और वो अकाउंट में उसको ले रहा है, तो वो भी आपको हम एक से इनकम ही कंसिडर करते हैं उसको। हाँ, तो ये एक सपोर्टिंग है जब आप बंदे की एक कस्टमर की एक रिटर्न है, और वो बाद में हमें ये भी बताता है कि मेरी एक घर है जिसपे मुझे रेंट आ रहा है, और उसका प्रॉपर उसका मैंने वो घर भी रहेगा, और वो एक नहीं तो कम से कम ये तो होगा ना कि जो रेंटेड इंसान है वो चेंज होगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी उनकी ही रहेगी। अच्छा सर, एक और सवाल जहन में आता है जब हम ये बातें कर रहे थे कि सबसे बड़ी जो एक इनहिबिशन होती है, जो एक मन में धड़कू होता है, जैसे मेरे मन में है कि आज मैंने अगर लोन ले लिया, 50 लाख का लोन ले लिया, तो ये ना हो कि जब तक मैं उसको पूरा करूंगी तो मेरी प्रॉपर्टी का मूल्य तो मुझे पड़ गया 1 करोड़, मेरे को तो बैंक को ब्याज बहुत देना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण होता है कि जो कि हमें बैंक के अंदर पाँव ही नहीं रखने देता कि मेरी तो प्रॉपर्टी का तो बहुत ज़्यादा वैल्यू वो हो जाएगा कि मैं तो बहुत महंगी खरीद ली प्रॉपर्टी। फिर क्या ये सच है? नहीं मैडम, ये बिल्कुल सच नहीं है। इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मान लीजिए हमने आज एक 50 लाख का लोन लिया जी, और आज से 2 साल के बाद कस्टमर के पास 5 लाख रुपया वाइट में। अब मेरी बात का ध्यान रखना कि ये वाइट का कहने का मतलब है कि ये उसके अकाउंट में होने चाहिए, ITR वगैरह। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कि मैंने अपने दोस्त से बोरो कर लिए या मुझे कहीं से मैंने ले लिए, ये इस तरह का नहीं चलेगा। अगर उसके अकाउंट में है वो, तो अगर वो 5 लाख रुपया अगर वो बैंक को प्रीपे कर देता है, तो आपका लोन जो नेक्स्ट आपकी कैलकुलेशन होगी 50 लाख की बजाय वो 45 लाख पे होगी। अच्छा। हाँ, ऐसे ही आप हर साल या 2 साल के बाद आपके पास अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आप उसको प्रीपे कीजिए लोन को। और आप उसका जो टेन्योर है वो रिड्यूस करके आप 20 ईयर्स की बजाय 10 ईयर्स का कर सकते हैं, 5 ईयर्स का कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है। और आपकी नॉलेज के लिए बात बता दूं कि हमारा जो एक एवरेज लोन चलता है ना, जो कस्टमर जो लोन को रन करता है, वो मैक्सिमम 10 साल होता है, जो एवरेज हमारी आती है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है ये कि हम उसको जल्दी प्रीपे करके उसको हम जल्दी खत्म कर सकते हैं। मतलब बजाय इसके कि 10-10 हज़ार की किश्तें देने के, अगर मुझे कहीं से कोई पेमेंट आई है 5 लाख की, 2 लाख की, तो वो मैं ख़त्म कर देती हूँ, तो फिर मेरा वो छोटा सा अमाउंट रह जाएगा, उसमें से डिडक्शन होती रहेगी। लेकिन ये जो जहन में मेरे आ रहा है कि मैंने प्रॉपर्टी तो खरीदी थी 50 लाख की और उसके ऊपर ये 10 का ये लोन आ गया, उस पर इतना ब्याज पड़ गया, तो क्या मैं सही हूँ इसमें कि वाकई मेरी वो 50 लाख की प्रॉपर्टी क्या 65 या 70 लाख की मैंने खरीदी? इसका मतलब देखो मैडम, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, आप एक
सर्टन अमाउंट पे कर रहे हो, कस्टमर सर्टन अमाउंट पे कर रहा है, लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखिए ना कि अगर आप ये सोच के बैठते हो कि हाँ मेरे पास आज 30 लाख रुपया है और मैंने 20 लाख रुपया और मैं अपने 4 साल काम करके और जोड़ देता हूँ, तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आज जो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है 50 लाख की, वो 50 लाख आज से 4 साल 50 लाख की ही मिलेगी। वो अगर उसकी एप्रिसिएशन हो रही है जो कि करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग होती है, तो वो उस समय हो सकता है वो 70 लाख की हो। तो जो आप बैंक से लोन लेके जो आज प्रॉपर्टी 50 लाख के ऊपर ले सकते थे, 30 लाख अपना यूज करके और 20 लाख में बैंक से लेके आप यूज कर सकते थे, अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आपको डेफिनेटली उस टाइम पे आपको ज़्यादा महंगी पड़ेगी, जहाँ पे आप सोचोगे कि मैं 4 साल बाद या 5 साल बाद अपने सोर्सेज से पैसे इकट्ठे करके मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा। आपका मतलब है कि जब भी विचार आए मन में कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, तो बिल्कुल जहन में ये नहीं सोचना कि तो मुझे बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि जिस टाइम प्रॉपर्टी ले ली जाए, चाहे लोन की मदद से ले ली जाए, उसी टाइम वो सस्ती होती है। क्योंकि अप्रिसिएशन और जिस हिसाब से हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर इतना एक्सपैंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के मूल्य जो है वो तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और हाँ मैडम, आपके ही पॉइंट में एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा। जैसे अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैडम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप देखोगे कि बहुत ही लोअर साइड पे इस टाइम चल रहे हैं। ओके। हम अगर आज से 4 या 5 साल पहले की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थे उस टाइम पे 10, 10.5 ऐसे हो गए थे, लेकिन आज आप मान के चलो कि आपको अभी हम जो मिनिमम लोन है वो 6.5% पे भी लोन आज लोग अवेल कर रहे हैं जी। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो अगर आप कस्टमर फुलफिल कर देता है तो आज 6.5 पे भी बंदे को लोन मिल रहा है। तो अगर आप वो जो है ना मैजिकल से क्राइटेरिया उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा जो चैनल है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु, उसके साथ जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट है राजेंद्र जी जैसे, वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, जब ये EMI की बात आ जाती है तो नॉर्मली इंसान देता रहता है, सपोज के मेरे 10,000 पर मंथ बनता है, मैं बैंक से वो डिडक्ट करवा रही हूँ, लेकिन बाई चांस कोई इमरजेंसी आ गई, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, या जैसे कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आ गई, मेरी 1 या 2 किश्तें लैप्स हो जाती हैं, तो क्या फिर मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा या मुझ पे बहुत हैवी पेनल्टीज पड़ेंगी, या क्या होता है उस सिचुएशन में? देखिए, सबसे पहले तो आप कोशिश ये कीजिए कि गॉड फॉरबिडन ऐसी सिचुएशन आए ना, ठीक है ना। आप अपना एक सर्टन बैलेंस जो है मेंटेन करके रखिए। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि मुझे लोन देना है, तो ऐसा मुझे डिफॉल्टर बनना ही नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा कुछ हो भी जाता है तो ऐसा नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक नॉमिनल सी पेनल्टीज लगती हैं, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ये इस चीज़ को आपने को प्रमोट नहीं करना चाहिए कि इसमें क्या रहता है कि कल को आप एक फर्दर कहीं और लोन लेने भी जा रहे हैं तो आपका जो पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री है ना वो आपकी देखी जाती है कि हाँ आपने पास में जो लोन अवेल्स किए या आपने कुछ जो भी आपने लोन्स लिए वो आपने हाँ उसमें आपका कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, कुछ किसी तरह का ड्यूज तो नहीं खड़ा है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बैंक इन चीज़ों को आपको देखता है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आप अगर आप एक लोन ले रहे हो ना, तो जो आपका डेटा जो होता है ना वो सारे जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें वो शेयर हो जाता है। सारा कुछ तो कंप्यूटर पर है, शेयर हो जाता है। कल को आप मान लीजिए कि आप 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट या आप सारा लोन आप उसको पे नहीं करते हो और उसमें डिफॉल्टर बन जाते हो, तो आपको लगता है कि ठीक है यार मैं तो इस बैंक का डिफॉल्टर हूँ, मुझे तो मैं किसी और बैंक में चला जाता हूँ। लेकिन दोस्तों आपकी ये सबसे बड़ी गलती है कि आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको उसमें क्या होता है कि आपका जो सारा डेटा होता है वो बस एक क्लिक मारा तो आपकी सारी जन्म कुंडली खुल जाती है। पर्सनल हिस्ट्री जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो सारी आपकी सबके शेयर होती है। तो जो जिस बैंक में आप द्वारा जा रहे हो लोन लेने के लिए वो आपको उसी टाइम बता देगा कि जी आपने पास में इस जगह से इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था और अभी आपने उसको रीपे नहीं किया है, तो वहाँ पे फिर आपको दिक्कत आती है। बिल्कुल ठीक है जी। जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि अगर हम लोन लेने का सोच लेते हैं, बैंक हमारी मदद करता है, ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो हमें अपना एक प्रोफाइल बना के एक जहन में रख के कि हाँ इतना पैसा हमारा हर महीने EMI के लिए जाएगा, वो हमें तय करना ही चाहिए। अच्छा राजेंद्र जी, एक बात और जहन में आती है कि भगवान ना करे लेकिन ये ज़िंदगी है, मैंने लोन लिया 50 लाख का और बाई चांस मेरा 2-3 महीने बाद या शायद साल बाद मेरी डेथ हो जाती है, तो फिर उस लोन का क्या बनेगा? क्या मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी या क्या होगा? सबसे पहले तो मैं फिर से ही बोलूँगा, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि ऐसा किसी के साथ ना हो, ठीक है ना। बट हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। तो क्या होता है कि एक हम जब लोन डिसबर्स करते हैं
तो हम कस्टमर को ये ऑप्शन देते हैं कि वो अपने लोन को सिक्योर करवा ले, वो उसको जी। कवर करवा ले। वो कैसे होगा? वो थ्रू इंश्योरेंस होता है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि हम एक HDFC ERGO नाम का हमारा एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम कस्टमर का लोन कवरेज करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं। और गॉड फॉरबिडन कुछ कस्टमर की हस्बैंड या वाइफ में से किसी की डेथ होती है जो कि लोन रीपे कर रहा था, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जो जिस इंस्टीट्यूशन ने उससे लोन लिया होता है उसको वो रीपे कर देती है, और जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो नॉमिनी होता है उसको हैंड ओवर कर देते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बट आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपना लोन करवाएं उसको कवर जरूर करवाएं इंश्योरेंस के थ्रू। अभी हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ऐसे है कि इंश्योरेंस क्यों करवानी, एक बर्डन क्यों पालना। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं जब मैं लाइन में शुरू में आया था तो मैंने भी ऐसे सेल्स ऑफिसर जब काम किया था, तो मेरे एक कस्टमर ने 3 लाख का लोन लिया था। बहुत ही छोटी सी अमाउंट थी, बट वो बहुत ही मतलब सैलरी उस बंदे की कम थी, तो उस बंदे की डेथ हो गई। तो उस बंदे को उस टाइम पे मैंने काफ़ी कहा कि कस्टमर को मैंने काफ़ी कहा कि हाँ आप इस टाइम इसको कवरेज करवा लीजिए, लेकिन ड्यू टू वो उस चीज़ को कवर नहीं कर पाया, उसको नहीं वो बता पाया कि हाँ ठीक है मैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, छोटा सा लोन है, मैंने उतार ही देना है। लेकिन जब वो उसकी डेथ हुई और उसमें कोई अर्निंग मेंबर रहा नहीं, तो वो 3 लाख का लोन जो है ना उसकी फैमिली के लिए वो 30 लाख के बराबर बन गया वो। तो क्या होता है कि मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, जब भी आप लोन लो उसको कवर जरूर करो। इंश्योरेंस को एक बर्डन की तरह मत लो। अगर आप इंश्योरेंस को बर्डन की तरह लोगे तो फिर हम बंदे को ये लगेगा, कस्टमर को ये लगेगा कि मैं एक लायबिलिटी पाल रहा हूँ। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि कल को गॉड फॉरबिडन कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसमें ये बहुत ही बंदे को बेनिफिट करती है ये चीज। अच्छा, एक और बात है सर कि सपोज के मैंने 50 लाख का लोन ले लिया, मैंने ये फ्लैट ले लिया, सब कुछ हो गया, और बाई चांस कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि अभी मैंने लोन पूरा उतारा नहीं है, अभी मेरी EMI चल रही हैं कि मुझे ये देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, ये शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है, या मैं इससे छोटी या इससे बड़ी कोई और प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ, तो क्या मैं अभी इस पे लोन लगा हुआ है तो क्या मैं विद इन दैट पीरियड उसको रीसेल कर सकती हूँ? हाँ जी मैम, ये भी अपने पास एक ऑप्शन है। आपको उसके लिए क्या होगा कि आपको अपने बायर को जो है वो कन्विंस करना पड़ेगा कि वो HDFC से ही लोन ले, वो सो दैट कि आपका जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है वो उस बायर के लोन के साथ इंटरनल एडजस्ट हो जाए। अच्छा, ट्रांसफर हो जाए। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि हम जो आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका हम लोन सैंक्शन करते हैं, और उसको हम जो उसका बैलेंस अमाउंट आपका जो है उसमें हम उसके लोन में एडजस्ट कर देते हैं, सो दैट कि फिर कल को क्या होता है कि आपका जो लोन है वो नल एंड वाइड हो जाता है, और जो सारा जो लोन है वो जो आपका बायर है उसके नाम पे वो लोन चढ़ जाता है, और जो उसको बैलेंस अमाउंट है वो पे करता है उसको। अगर उनकी कैपेसिटी है सपोज के 5 लाख रहता है, तो चाहे वो तो 5 लाख एक शॉट में भी दे सकते हैं या 5 लाख की वो किस्तें भी बनवा सकते हैं। आप दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जैसे कि मेरा बायर है और मेरा जो मैंने लोन लिया था उसमें से सिर्फ 5 लाख का लोन रहता है और मैं उसको सेल कर रही हूँ, तो जो मेरा बायर है क्या वो 5 लाख 1 शॉट में भी पे कर सकता है या उसकी EMI भी लगवा सकता है? नहीं मैडम, आप इस बात को अभी मेरी समझ नहीं पाए। हम क्या करते हैं कि हम उसको बायर को कुछ नहीं पे करना। अच्छा। वो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने इसका लोन सैंक्शन किया, आपका आउटस्टैंडिंग था 15 लाख रुपया, हमने उस बायर का लोन 15 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया। ओके। तो हम क्या करेंगे, आपका आउटस्टैंडिंग जो है 5 लाख रुपया, वो 5 लाख रुपया हम आपके लोन में एडजस्ट कर देंगे, उसका कोई चेक नहीं बनेगा, वो आपके अकाउंट के थ्रू नल एंड वाइड हो जाएगा। और जो 10 लाख का चेक है वो हम सेलर की फेवर में बना के आपको हम पे कर देंगे आपको। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि अगर बाई चांस हमने लोन लिया है और उसको हम प्रॉपर्टी को सेल भी करना चाहें या कोई भी और प्रॉब्लम आ जाए तो बैंक हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार है। अच्छा सर, अब एक जहन में सबसे बड़ा सवाल आता है जिसको हम बोलते हैं सिबिल, लेकिन ये जो छोटा सा वर्ड है ना सिबिल, ये है बहुत बड़ा, कहते हैं ना छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। इसके बारे में भी हम अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको बताएंगे क्योंकि उनके ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन वो उसके लिए इनको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी एक्सपर्टीज़ है हमारे पास, ये हम एक प्रोग्राम में नहीं आपको देने वाले। आप हमें फॉलो कीजिए, हमारा जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसको आप क्लिक कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस देखते रहिए और जुड़े रहें चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु के साथ, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं आपको बताते रहेंगे
प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड कोई भी सिनेरियो है उसके बारे में। ठीक है ना राजेंद्र जी? तो ठीक है जी, फिर हम जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में और बातें करेंगे चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु के प्लेटफॉर्म पर ही प्रॉपर्टी लोन के बारे में बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन लेंगे राजेंद्र जी से। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।